हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अकबर। तो चलिए इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका उत्तर होगा डी, कालानौर। देखिए, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सुर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को जो है मुगल बादशाह घोषित किया गया। और उस समय अकबर की जो आयु थी वो 14 वर्ष से भी कम थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 2 का ए ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह का नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट जो है पहुंच गया। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया और इन दोनों में युद्ध हुआ। वह युद्ध हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा पराजित हो जाता है और अरावली की पहाड़ियों में शरण लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपका बी ऑप्शन सही है, 576। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान था। 4 का सी ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हमीम खासूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने जो है छापामार युद्ध का सहारा लेना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग का एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाया गया है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो दिया गया है विकल्प पूरी सही से जानकारी देता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मानचित्र में बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे। ये देखिए 1605 में अकबर के द्वारा जो है गुंडवाना और लाहौर से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन सही है। ये जो संकेत है इसमें गोंडवाना राज्य को चिन्हित किया गया है, जो अकबर राज के बाहर था, अकबर के राज्य से मतलब कि बाहर था। और संकेत 20 से जो है लाहौर चिन्हित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन सा गृह था? तो कछवाहों से था। 6 का आपका जो है बी ऑप्शन सही है। देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 20 जनवरी 1562 ईस्वी को आमेर का राजा बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे जो है उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई यानी प्रचलित जो नाम है जोधाबाई का विवाह करने की उससे इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में 6 फरवरी 1562 ईस्वी को जो है राजा बिहारी मल की पुत्री से उन्होंने विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था और इस प्रकार बिहारी मल या भारमल पहला राजपूत था जो जिसने जो है स्वेच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम या जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वो है कछवाहा, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अधिक जाया करता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। 8 का ए ऑप्शन सही है। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था। इसका अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन के लिए जो है अक्सर सिकरी भी जाया करता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था?
तो देखिए अधम खां को, 9 का ए ऑप्शन सही है। माहम अनगा के पुत्र जो अधम खां है, 1562 ईस्वी में अकबर ने इन्हें स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। एक 10 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राजवंशों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? वह है मेवाड़, बी ऑप्शन सही है। देखिए मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ जो है संधि की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मरवाड़ के राव चंद्रसेन, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए 1565 ईस्वी में मरवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने मद्राजुण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे जो है सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया और अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया और समर्पण कभी नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डॉट डॉट है, इसमें आपको बताना कि रानी थी। कहां की रानी थी? तो ये मंडला की, ए ऑप्शन सही है। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेश के शासक आसफ खां को गढ़कंटंगा यानी गोंडवाना में राज को जीतने के लिए जो है भेजा था। इस राज में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्प वयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर जो है योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ और मंडला वर्तमान में जो जबलपुर जिले में है इसके बीच युद्ध में वह पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो देखिए शाहजादा सलीम। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को जो है बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को जो है 3000 का मनसब प्रदान किया था और अबुल फजल की मृत्यु में शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? देखिए तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासक व्यवस्था, ठीक है, समान अर्थ लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी योग्यता के आधार पर राज की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा आदर और धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति और उनकी कलावधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, क्या थे? तो देखिए इसके जो लोकप्रियता कारण थे, धार्मिक नीति, मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ए बी सी डी यानी डी ऑप्शन सही है।
देखिए, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था और बादशाह के पद पर और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन और उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए जो है आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह, सती प्रथा रोकने का प्रयत्न किया और अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त जो चारों बिंदु हैं इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? तो वह है अकबर, डी ऑप्शन सही है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को, सी ऑप्शन सही है आपका। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतः वह प्रसा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासन काल में कानून की दृष्टि में सभी जो है समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो है अकबर ने ये आज्ञा दी थी, तो इसलिए आपका 18 का सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश लगाया, ठीक है, और उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। जैसे कि उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार दे दिया और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है, तो बताइए मतलब किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है क्षेत्रों को जीतने के लिए, ठीक है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, 1 और 2 ये भी सही है, और तीसरा भी सही है न्यायिक प्रशासन के लिए। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए जो है उसे नहीं जाना जाता, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, अपनी धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित जो सूल एक कुल की नीति है, इसका सबल प्रमाण है और इस तरह जो है कथन 4 सही नहीं है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो है प्रमुख था, कौन था? तो मीर बख्शी, आपका जो है बी ऑप्शन सही है। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता है। उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था, उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों के निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, बताइए? तो मनसबदारी थी, ए ऑप्शन सही है। साम्राज्य के विस्तार और शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन जो है किया, और जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके, एक घोड़े को 2 बार वो लोग प्रस्तुत न कर सके, इसलिए उसने दागने की जो प्रथा अपना ली थी। और इसके 2 वर्ष पश्चात 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया था। मनसब का जो अर्थ होता है श्रेणी या पद होता है, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी।
अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पे जो है आधारित थी। तो इस बात को याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपे जो दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती। सी ऑप्शन सही है। देखिए दीवान जो है शब्द, दीवान शब्द जो है ये फारसी का शब्द है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासन काल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। ठीक है, मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में जो है सफल हो गया। दीवान आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 23 नंबर क्वेश्चन है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को जो है लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया। सी ऑप्शन सही है। देखिए मुगल मनसबदार जो प्रणाली है मध्य एशिया से ली गई है और इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी और यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। 24 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। इसके बाद जो है आपका कारण आर में कह रहा है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय जो है उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है। क्यों सही है देख लेते हैं। देखिए अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। यानी हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदार को 20 घोड़े रखने होते थे, जरूरी था। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो है वो अकबर की उपज की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का जो है प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में जो है यही प्रणाली प्रचलित थी। 26 नंबर क्वेश्चन है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो देखिए भू राजस्व में। बी ऑप्शन सही है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को जो है शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो है टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो है 10 साला। बी ऑप्शन सही है। और 28 नंबर क्वेश्चन है। टोडरमल संबंधित है, तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण के लिए 1570-71 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली राशि का 1571 से 1580 के मध्य तक लगभग 10 वर्षों का जो है औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे 10 साला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने 10 साला व्यवस्था को जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन जो है तंत्र की कड़ी थी?
तो सॉरी नैरंतर्य की कड़ी थी, तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व शासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। ठीक है, अकबर के द्वारा ही आईने 10 साला या टोडरमल बंदोबस्त जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी और इस प्रणाली के प्रणेता जो है टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें जो है मदद मिली थी और इसे जो है टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है 30 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में जो है प्रारंभ किया था? तो 1582 में। और इसके बारे में देख लेते हैं, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की थी और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का जो है प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी और इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसी ने इसका सदस्य बनने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही का प्रचार जो है अकबर ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को जो है एक धर्म कहा? बताइए। तो देखिए इसमें जो दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया है, तो इसमें डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसे हम धर्म नहीं कह सकते हैं। यह एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना में दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र जो है धर्म के रूप में उल्लेख किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, अकबर ने करवाया था। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का जो है आदेश दिया। इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख उल्लेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार जो है खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया और इस पर 5 उल्लेमाओं या इस्लामी धर्म वेदों के जो है हस्ताक्षर थे। मजहर को स्मिथ और जो है वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा। महजर जारी करने के बाद जो है अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वो बताइए क्या था? तो देखिए इसमें जो है आपका वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ जो है अकबर प्राय जो था चर्चा किया करता था। तो सी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए इसमें अकबरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबर ने जो है आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों के कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल और सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। अकबरी महल जो है आगरा के किले में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ए है कुतुब मीनार, बी है लोधी का मकबरा, सी ऑप्शन है आपका हुमायूं का मकबरा। तो सी ऑप्शन ही सही है, हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था। मीरक जो है मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह अकबर जो मतलब यह जो मकबरा है भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का जो है उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए अकबर के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। अकबर की धार्मिक नीतियों का जो मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के लिए साथ जो है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी जो है प्रदर्शित करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो देखिए इसमें राजनीतिक, धार्मिक और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर जो है आधारित थी, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। 1580 में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। 41 नंबर देखते हैं, कथन ए कह रहा है कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, और कारण आर कह रहा है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में जो है बनवाया था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें आपका जो है पहला सही है और आर गलत है, यानी ए सही है आर गलत है। क्यों? अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का जो है मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। तो यदि ब्राउन का मत मान ले तो भी उत्तर आपका सी ही सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था? तो आपको पता है बुलंद दरवाजा का, ए ऑप्शन सही है। 43, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने। इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा संबंधी सुधारों में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासन काल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे, और इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल बादशाह जो था अकबर स्वयं निरक्षर भी था। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 44। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है पाई जाती हैं कहां में? कहां पे आपको? तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये कहां पे है? आगरा से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित था। यही प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन के लिए अकबर जो है प्रायः सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में जो है यहाँ पे जो है बहुत सारी इमारतें हैं, इसके श्रेष्ठतम इमारतें हैं। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतें में जो है दीवाने आम है, दीवाने खास है, कोषागार है, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्तान का महल जो कह सकते हैं यह जो था महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही उस समय का सबसे सुंदर जो है कृति है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वह है आपका पंचमहल, ए ऑप्शन सही है। देखिए अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए थे। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का एक भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अकबर जो अब तक जो है भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। और ये अकबर द्वारा बनाया गया कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो था उसकी कृति था। और ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है।
46 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो बताइए। पंचमहल करवाया था, बी ऑप्शन सही है। 47 जहांगीर महल स्थित है, कहां पे है, तो आगरा में, सी ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आगरा किला अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। ठीक है, आगरा का किला जो है वो अकबरी शैली का उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। और इस महल की शैली जो है अधिकतम हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीर महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अकबर का मकबरा जो है कहां पर स्थित है, तो बताइए। यह सिकंदरा में स्थित है। आपका 48 का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर जो है बसाया था। अकबर ने इसका नाम बस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं और इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिले से जो है आकार में छोटी होती हुई मतलब बनाई गई है। और इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में जो है नहीं करवाया गया था, तो बताइए। वह दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है अकबर के राजकाल में नहीं करवाया गया है। इसका निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ है और शाहजहां ने ही करवाया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। एक तरफ सम्राट और दूसरी तरफ उसकी मकबरा। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें भी आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 के साथ। तो बाबर का संबंध काबुल से है, हुमायूं का दिल्ली से है, अकबर का सिकंदरा से है और जहांगीर का लाहौर से है। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह कौन है, तो वह है फैजी। डी ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां, बंदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, तो सेम क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बंदायूनी, ए ऑप्शन सही है। और अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी फैजी के द्वारा जो है रज्मनामा नाम से जो है किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक, फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है महाभारत का उसका नाम क्या है, तो रजनामा है। बी ऑप्शन सही है। ऊपर में डिस्कस भी किए थे, फिर से कर लेते हैं। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बंदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बंदायूनी ने रामायण का और फैजी ने लीलावती का, ठीक है याद रखिएगा, बंदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का जो है फारसी में अनुवाद किया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन है रज्मनामा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बंदायूनी। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया था, तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, अब्दुल कादिर बंदायूनी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर
द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। ए ऑप्शन सही है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथ कर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? वो थे हरिविजय सूरी। बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में ऊपर भी डिस्कस किए थे और इससे पिछले वाला जो डिस्कशन था। देखिए, हरिविजय सूरी ही वह मतलब जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे थे, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझाने की इच्छा से जो है अवगत किया था, मतलब समझाने नहीं, समझने की इच्छा से। और इनकी विद्वता और चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था और पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वो है हरिविजय सूरी। बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो कौन था? तो वो था दसवंत। बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम जो है अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। कौन कौन है? दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मस्किन, फारूक कलमक, इसके बाद माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश, ये सारे जो है इसमें जो है आईने अकबरी में मतलब कि वर्णित हैं। इनके बारे में जो है इसमें नाम दिया गया है। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, इसके काम से जो है अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने जो है आत्महत्या कर ली। 62 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो समकालीन भारतीय राजा था वो कौन था? वो थे अकबर। ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। देखिए, इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ फर्स्ट, इनके समकालीन भारतीय राजा अकबर थे। और सिकंदर 1600 ईस्वी में जो है मतलब दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय जो है अकबर का शासन था। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट का जो काल है वो है 1533 से 1603 ईस्वी। तो सिकंदर के समय में जो है मतलब कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के जो समकालीन भारतीय राजा हैं वो अकबर है। मैंने सिकंदर बोल दिया था, सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है आपका, बताइए, अबुल फजल। बी ऑप्शन सही है। और 64 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो था रॉल्फ फिंच। ए ऑप्शन सही है 64 का। आगे देखते हैं। देखिए, रॉल्फ फिंच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया था। 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत इसने किया था। और 65 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का जो है कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पहले आएगा। तो देखिए, इसमें जो आपका सही है वो है ए ऑप्शन सही है। पहला है आपका जजिया की समाप्ति हुई, इसके बाद इबादत खाना का निर्माण, इसके बाद मजार पर हस्ताक्षर दीन इलाही की फिर स्थापना होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर जो है वाद विवाद करना था, डिस्कस करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दैवी एकेश्वरवाद की जो है स्थापना की। 66 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया? तो
तो 1576 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठता है। दाऊद खां ने अपने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर कर पटना के मुगल किले पे आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया था तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो मतलब इस समय जो है मुनीम खां ने दाऊद को जो है एक युद्ध में पराजित किया और आपको जो है 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग जाता है और 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जहांगीर। देखिए, डिस्कशन को जो है कवर करने के लिए, टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जो है करता हूं, तो कुछ वर्ड जो है मतलब कि कह सकते जो वर्डों का प्रोनाउंसिएशन है कुछ इधर उधर हो जाते हैं, तो आप लोग माफ करिएगा, ऐसा हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जहांगीर का डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।